मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे चामर योग के विषय में। चामर योग एक अत्यंत उत्तम योग है, एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में चामर योग होता है ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चामर योग होता है ऐसे लोग बेहद ज्ञानवान, बेहद बुद्धिमान होते हैं। कई ग्रंथों के कई जानकार होते हैं, कई विधाओं में पारंगत होते हैं। अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर जीवन में निरंतर प्रगति करते हुए सफलता के पथ पर आगे बढ़ते हुए काफ़ी सफल मुकाम हासिल करते हैं। ऐसे लोग समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं, काफ़ी मान प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। इनकी यश कीर्ति चारों तरफ फैली हुई होती है। जिन लोगों की कुंडली में चामर योग होता है ऐसे लोगों का मनोबल काफ़ी ऊंचा होता है। इनके पास आत्मविश्वास का जो स्तर होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। ऐसे लोग का जो शारीरिक संरचना, शारीरिक रूप रंग, कद काठी बेहद आकर्षक और बहुत सुंदर होती है। जिन लोगों की कुंडली में चामर योग होता है वो जीवन में निरंतर प्रगति करते हुए सफलता के पथ पर बढ़ते हुए बेहद सफल मुकाम पर पहुंचते हैं। एक उच्च स्तर के व्यापारी हो सकते हैं, किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चामर योग होता है ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। हमारे ग्रंथों में, विभिन्न ग्रंथों में चामर योग की विभिन्न परिभाषाएं बताई गई हैं। अलग अलग ग्रंथों में चामर योग की अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसकी एक अन्य प्रकार से परिभाषा बताई गई है और फल दीपिका में इसकी अन्य प्रकार से परिभाषा बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि चामर योग कुंडली में बनता कैसे है, तो इसकी परिभाषा के ऊपर हम चलते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषि पराशर जी ने इसकी अलग संरचना की है और फल दीपिका में इसकी जो व्याख्या है वो अलग ढंग से की गई है। लेकिन जो इनका जो फल है वो एक समान है कि जिन जातक की कुंडली में चामर योग होगा ऐसे व्यक्ति एक राजा के समान होगा, राजा के समान जीवन जीने वाला होगा, अत्यंत भाग्यशाली होगा। उसकी यश कीर्ति दिनों दिन रातों रात चारों तरफ फैलती रहेगी और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी सफल होगा। अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर एक बेहद सफल मुकाम हासिल करेगा। अब हम बात करते हैं चामर योग की परिभाषा को लेकर के। तो चामर योग की जो परिभाषा बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताई गई है उसके अंतर्गत इसकी परिभाषा जो बताई गई है उसकी डिफिनेशन ये है कि कुंडली में लग्नेश किसी केंद्र स्थान में, मतलब जो डिफिनेशन बताई गई है चामर योग की उसके अंतर्गत डिफिनेशन ये है कि कुंडली का जो लग्न का जो मालिक है अर्थात लग्नेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान में, मतलब पहले भाव में या चौथे भाव में या सातवें भाव में या 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, चामर योग की जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत डिफिनेशन ये है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश कुंडली के केंद्र स्थान में, किसी केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो कुंडली में चामर योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, लग्न का मालिक अर्थात लग्नेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान, चाहे पहले भाव, चाहे चौथे भाव, चाहे सातवें भाव, चाहे 10वें भाव, किसी केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए, पहली अनिवार्य कंडीशन। दूसरी अनिवार्य कंडीशन यह है कि उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति का निर्माण कुंडली में हो रहा है तो फिर कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है। इसको मैंने समझाने के लिए आपको मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप अपने कुंडली में अपने लग्न के अनुसार जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं उसको मैच करके देखिएगा। जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं अगर वो आपकी कुंडली में मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है, अन्यथा नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है। आप जो मैं सिद्धांत बताऊंगा आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उन सिद्धांतों को मैच करके देखिएगा। अगर बताए गए सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में जैसा कि बताया गया है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान, चाहे पहले भाव, चाहे चौथे भाव, चाहे सातवें भाव, चाहे 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही होनी चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन बन रही तो इसका मतलब कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कुंडली मेष लग्न की है। मेष लग्न मतलब 1 नंबर, मतलब मेष लग्न जिसका स्वामी, मेष राशि जिसका स्वामी होता है मंगल। तो मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं।
तो जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो कंडीशन बताई गई है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही होनी चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण मेष लग्न का है जिसका स्वामी होता है मंगल, और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। हमने मकर राशि में मंगल को लिखा, मंगल आपका मकर राशि में स्थित है, मंगल आपका मकर राशि में स्थित है। तो बताई गई कंडीशन के अनुसार मंगल केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में स्थित हो रहा है। अब कुंडली में कहीं से भी इस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही होनी चाहिए। कुंडली में कहीं से भी इस मंगल के ऊपर गुरु की अगर दृष्टि पड़ रही होगी तो फिर चामर योग का निर्माण होगा। मान लीजिए कि गुरु बैठे हैं आपके चौथे भाव में, गुरु बैठे हैं आपके चौथे भाव में और गुरु की सातवीं दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है, तो बताई गई परिभाषा के अनुसार कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो परिभाषा बताई गई थी बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत, उसकी कंडीशन ये थी कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण मेष लग्न का है जिसमें मंगल दशम भाव में मकर राशि में उच्च का है, दशम भाव केंद्र स्थान है और केंद्र स्थान में अपने उच्च राशि में है और उसके ऊपर गुरु यहाँ पे चौथे भाव में बैठे हैं, गुरु की सातवीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। इस प्रकार से इस कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है। अब इसका एक विकल्प भी बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसका एक विकल्प भी बताया गया है। विकल्प ये है, एक अन्य परिभाषा बताई गई जिस प्रकार से चामर योग का निर्माण होता है कि परिभाषा ये है कि कुंडली में कोई दो शुभ ग्रह अगर लग्न में स्थित हैं, अगर सातवें भाव में स्थित हैं, अगर नवें भाव में स्थित हैं, अगर 10वें भाव में स्थित हैं, तो फिर कुंडली में चामर योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र की जो पहली परिभाषा बताई गई थी वो मैंने आपके सामने उसका वर्णन किया। अब बृहद पराशर होरा शास्त्र में चामर योग की जो दूसरी परिभाषा बताई गई है, दूसरा एक अन्य प्रकार से भी चामर योग बन सकता है जिसका वर्णन बृहद पराशर होरा शास्त्र में किया गया है। उसका अंतर्गत कंडीशन ये है कि कोई दो शुभ ग्रह कुंडली के चाहे लग्न स्थान में हो, चाहे सप्तम स्थान में हो, चाहे 9वें स्थान में हो, चाहे 10वें स्थान में हो, तो भी कुंडली में चामर योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं फलदीपिका ग्रंथ की। फलदीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने इसी चामर योग को बनने की परिभाषा अलग ढंग से बताई गई है। फलदीपिका ग्रंथ में इसी चामर योग की जो व्याख्या की गई है उसको अन्य ढंग से किया गया है। तो फलदीपिका ग्रंथ में कहा गया है, फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार जो चामर योग की परिभाषा बताई गई है उसके अनुसार परिभाषा ये है कि लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और लग्नेश कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित हो तो कुंडली में चामर योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषिवर ने इसे दूसरे ढंग से व्याख्या की है और फलदीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या की गई है। तो फलदीपिका ग्रंथ में जो चामर योग की व्याख्या की गई है उसके अंतर्गत जो परिभाषा है, परिभाषा ये है कि लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए या लग्न के ऊपर कोई किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही होनी चाहिए और लग्नेश कुंडली के किसी शुभ स्थान में अपनी चाहे उच्च राशि में हो चाहे स्वराशि में हो, इस प्रकार की अगर स्थिति कुंडली में बन रही है तो कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मैं मेष लग्न का उदाहरण आपको समझा रहा हूं, आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मेरे बताए गए सिद्धांतों को मैच करिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चामर योग बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली में जो पहली कंडीशन बताई गई है फलदीपिका के अनुसार जो चामर योग की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत दो कंडीशन अनिवार्य है। पहली अनिवार्य कंडीशन यह है कि लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही होनी चाहिए या फिर लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए या फिर दोनों ही चलेगा। मतलब लग्न में किसी शुभ ग्रह की स्थिति हो या लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और साथ में लग्नेश किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में होना चाहिए। कहने का मतलब लग्नेश 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने के लिए आपको मैंने मेष लग्न का एग्जांपल लिया हुआ। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार इस सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच करता है जिसका मतलब आपकी कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है। तो प्रस्तुत उदाहरण मैंने जो लिया है वो मेष लग्न का है
जिसका स्वामी होता है मंगल। मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठे हैं 7वें भाव में, गुरु इस कुंडली में बैठे हैं 7वें भाव में, तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि आएगी वो लग्न के ऊपर आएगी। तो जो हमारी पहली कंडीशन थी कि लग्न में फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार जो चामर योग की परिभाषा बताई गई है, उसकी जो डिफिनीशन है उसके अंतर्गत जो पहली अनिवार्य कंडीशन है कि लग्न में कोई शुभ ग्रह हो या लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो हमने गुरु को 7वें भाव में लिखा। तो इस प्रकार गुरु की 7वीं दृष्टि लग्न के ऊपर आ रही होगी। अब दूसरी कंडीशन, अनिवार्य कंडीशन ये है कि जो लग्नेश होगा कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि में होना चाहिए या फिर स्वराशि में होना चाहिए। तो अगर हम यहां बात करें तो अगर मंगल चाहे लग्न में हो, मंगल चाहे लग्न में हो तो लग्न में अपनी स्वराशि में होंगे तो भी चामर योग बनेगा, या फिर मंगल दशम भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे तो भी चामर योग का निर्माण होगा। तो जैसा कि फलदीपिका ग्रंथ में चामर योग की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत डिफिनीशन ये है, पहली अनिवार्य कंडीशन ये है कि लग्न में किसी शुभ ग्रह की स्थिति होनी चाहिए या फिर किसी शुभ ग्रह की उसके ऊपर लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये है कि कुंडली में जो लग्नेश है उसका स्वामी किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही तो फिर कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले लिखा था गुरु 7वें भाव में, अगर गुरु लग्न में है, अगर गुरु लग्न में है तो मैंने पहली अनिवार्य कंडीशन ये बताई थी कि लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही होनी चाहिए या फिर लग्न में किसी शुभ ग्रह की स्थिति होनी चाहिए। तो मैंने पहला एग्जांपल बताया था जिसके अंतर्गत गुरु की 7वीं दृष्टि लग्न के ऊपर आ रही थी और मंगल अपनी चाहे स्वराशि में हो चाहे उच्च राशि में हो। ध्यान दीजिएगा, ये जो उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं मेष लग्न के हिसाब से समझा रहा हूं। मान लीजिए गुरु लग्न में स्थित है, तो एक लग्न में एक शुभ ग्रह स्थित हो गया। अब दूसरी कंडीशन थी कि लग्नेश किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि या स्वराशि में होना चाहिए। तो मंगल अगर दशम भाव में अपनी उच्च राशि में होगा तो भी चामर योग का निर्माण होगा, या फिर मंगल लग्न में होंगे अपनी स्वराशि में तो भी चामर योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, तो जो फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार जो चामर योग की परिभाषा बताई गई है इसके अंदर 2 अनिवार्य कंडीशन ये है कि पहले लग्न में किसी शुभ ग्रह की स्थिति होनी चाहिए या फिर किसी लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अगली अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि लग्नेश किसी शुभ भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो तो फिर कुंडली में चामर योग का निर्माण होगा। तो प्रस्तुत उदाहरण में चाहे गुरु कोई शुभ ग्रह लग्न के ऊपर दृष्टि डाले या फिर कोई लग्न में खुद स्थित हो, तो जैसे मैंने आपको समझाने के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है इसके अंतर्गत गुरु लग्न में स्थित हैं और साथ साथ मंगल भी अपनी स्वराशि में लग्न में स्थित हैं, तो इस एक प्रकार से चामर योग का निर्माण हो रहा है। अब मान लीजिए कि गुरु 7वें भाव में या फिर मान लें कि गुरु पंचम भाव में है तो भी गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न के ऊपर आएगी और मंगल स्वराशि का लग्न में स्थित है तो भी चामर योग का निर्माण होगा। अब मान लीजिए कि मंगल दशम भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है, तो जो कंडीशन थी कि गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न पे आ रही है और मंगल दशम भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है तो भी चामर योग का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से मित्रों चामर योग की 3 परिभाषाएं हो गई। बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषिवर ने इसकी अलग ढंग से व्याख्या की गई है, बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसकी 2 परिभाषाएं बताई गई हैं और फलदीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने इसकी अन्य ढंग से व्याख्या की गई है। तो जैसा कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया था कि लग्नेश, लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश कुंडली के किसी शुभ स्थान पर, कुंडली के किसी केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो कंडीशन बताई गई थी चामर योग की जो डेफिनेशन बताई गई थी उसके अंतर्गत कंडीशन ये है कि लग्नेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो फिर कुंडली में चामर योग का निर्माण हो रहा है। दूसरी परिभाषा ये थी कि कोई 2 शुभ ग्रह कुंडली के चाहे लग्न में हो, चाहे 7वें भाव में हो, चाहे 9वें भाव में हो, चाहे 10वें भाव में हो, तो भी एक अन्य परिभाषा के अंतर्गत कुंडली में चामर योग का निर्माण होगा। और फलदीपिका ग्रंथ में चामर योग की एक अन्य ढंग से व्याख्या की गई। वहां पर ऋषिवर ने परिभाषा में कहा कि लग्न में चाहे कोई शुभ ग्रह हो
चाहे लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और लग्नेश कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी चाहे स्वराशि में चाहे उच्च राशि में हो तो भी कुंडली में चामर योग का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं इसका चामर योग का पूर्ण फल कब मिलेगा। चामर योग का पूर्ण फल तब मिलेगा जब ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में होंगे, ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं होंगे और उनके ऊपर किसी, कहने का मतलब यह है कि वो डिग्री वाइज बलाबल में हो और किसी पाप प्रभाव में ज्यादा ना हो, तो फिर जाकर के इसका पूर्ण फल मिलेगा। और जो शुभ ग्रह है, जो दृष्टि आ रही है, सभी के सभी ग्रह उस कुंडली के लिए कारक ग्रह होने चाहिए। मतलब सभी के सभी ग्रह उस कुंडली के लिए कारक ग्रह होने चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए, अस्त अवस्था में नहीं होने चाहिए, कोई भी ग्रह अस्त अवस्था में नहीं होने चाहिए। तो और उसके ऊपर जो भी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है वो उस कुंडली के लिए कारक होना चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो फिर कुंडली में चामर योग का पूर्ण फल मिलेगा और ऐसा जातक अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और सफर के उच्चतम स्तर के सफल मुकाम को हासिल करता है। और कहने का मतलब उच्च स्तर का व्यापारी हो सकता है, सफल प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, किसी उच्च पद को संभालने वाला व्यक्ति हो सकता है। उसका मनोबल काफी ऊंचा होता है, उसका आत्मविश्वास का स्तर काफी ऊंचा होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी ख्याति अर्जित करता है, अत्यंत भाग्यशाली होता है, भाग्य हमेशा उसके साथ साथ चलता है और जीवन में काफी सफल होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस को आपको जानकारी मिले। और मित्रों, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।